गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहता महाविद्यालय की बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि पिछली दो क्लासेस हमारी हो गई हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था। सेकंड जो क्लास हमारी जो रही थी वो सामान्य परिचय के बारे में था कि बाल मनोविज्ञान क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है मानव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप, यानी मानव विज्ञान है और उसका पारिवारिक संबंध क्या है मानव विकास के साथ। तो इसी प्रकार हम इसी को कंटिन्यू कर रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में मानव विकास का जो अध्ययन है वो क्यों कर रहे हैं, उसका महत्व क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। तो आज उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है मानव विकास के अध्ययन का महत्व। कि हम जो मानव विकास का अध्ययन करते हैं, ये पढ़ रहे हैं, इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करते हैं हम, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि उनके हम स्वभाव के बारे में जानते हैं, उनके जो भी है इसके महत्व के बारे में बताया था कि क्यों करते हैं, कि बालकों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, बच्चों की जो समस्याएं होती है या व्यक्ति की जो भी समस्याएं होती है उनके बारे में हम उनको टाइम रहते सुधार सकते हैं। अनुशासन के विकास में ये सहायक होते हैं। बालकों के प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है उसको अपनाने में सहायक होते हैं। बालक को निर्देशन यानी उसको डायरेक्शन देने में उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से आगे का जो हमारा जो आज पॉइंट रहेगा वो है बालकों के व्यवहार में नियंत्रण में सहायक। व्यवहार नियंत्रण में सहायक। कि मानव विकास के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो हमारे बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रण करने में सहायता करते हैं। बालक चंचल व उत्साही होते हैं, उन्हें भले बुरे का ज्ञान नहीं होता है और माता पिता, अभिभावक व शिक्षक ही उन्हें भले बुरे का ज्ञान करवाते हैं। यदि बालक कोई गलत रास्ते पर चलता है, गलत कार्य करता है, तो उन्हें रोकने और सही कार्य करने का उनको आभास करवाया जाता है, ज्ञान करवाते हैं। इस प्रकार उनमें अच्छे गुणों का विकास करते हैं और उनके बुरे गुण जो होते हैं उनको हम पूर्ण रूप से निकालने की कोशिश करते हैं। उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास उत्तम ढंग से हो, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है और उसमें उसका जो व्यवहार है वो सहयोगात्मक हो, उसकी हम कोशिश करते हैं कि वो दूसरे के साथ सहयोग पूर्वक रहे। तो मानव विकास के अध्ययन से माता पिता व अभिभावकों को अपने बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। वे बालकों में गंदी बातों एवं बुरी आदतों का जो विकास होता है उनको नहीं होने देते हैं उनका विकास, तथा चरित्रवान और एक गुणी नागरिक बनाने की उनकी पूरी कोशिश होती है। यदि बालक में चोरी करने, झूठ बोलने, मारपीट करने, जिद करने, अंगूठा चूसने जैसी बुरी आदतें होती हैं तो आप देखते भी हैं नॉर्मली भी, तो पेरेंट्स होते हैं वो आपको, चाहे आप ही हों, आपको रोकते हैं कि ये काम नहीं करना है, ये काम करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, ये अच्छी बात नहीं है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों के जो व्यवहार होता है उसको नियंत्रित करने में, कि उसका नियंत्रण, उसके व्यवहार पर नियंत्रण किस प्रकार से करना है, तो वो बाल विकास के अध्ययन के द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो बालकों के व्यक्तिगत विकास में सहायक।
बालकों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है मानव विकास का अध्ययन करना। माता पिता एवं शिक्षक जो होते हैं उनको यह पता चल जाता है कि बालकों के सर्वांगीण विकास में कौन कौन से कारक है वो जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से कारक व्यक्तित्व विकास में बाधक सिद्ध होते हैं। इन बातों की समुचित जानकारी मिल जाने से माता पिता व शिक्षक है वो सचेत हो जाते हैं इन तथा उसी के अनुरूप वो उनके साथ व्यवहार करते हैं और उचित वातावरण प्रदान करने की उनको भरपूर कोशिश करते हैं तथा उनके बालकों की क्षमताओं का वो विकास करवाते हैं कि इनमें किस क्षमता में कमी है, तो उसी को वो क्या करते हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे माता पिता को यह पता चल जाता है कि बालक कुशाग्र बुद्धि का तो है और उसकी शिक्षण व्यवस्था सामान्य बालकों के साथ नहीं की जाती है और अलग शिक्षण व्यवस्था करके उसकी क्षमताओं का विकास किया जाता है। इस प्रकार माता पिता व शिक्षक बालक की रुचियों की और क्षमताओं का अध्ययन करके ध्यान में रखकर उचित दिशा निर्देश उनको देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं और उसमें अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने की पूर्ण कोशिश वो करते हैं। अगला जो मानव विकास के अध्ययन का महत्व है वो बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोग। मानव विकास का जो अध्ययन है वो बालकों के शिक्षण और प्रशिक्षण में उपयोगी होता है। वो किस प्रकार से होता है, जैसे कि बाल अध्ययन से इस बात का पता है वो आसानी से चल जाता है कि किस अवस्था में बालक कितनी मानसिक योग्यता रखता है, उसकी बुद्धि लब्धि यानी उसका IQ कितना है। बालकों की मानसिक बौद्धिक व संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखकर उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। परीक्षा कब और कितने समय पर होनी चाहिए इस बात पर भी बल दिया जाता है। स्कूलों में स्कूल जो होते हैं उनमें समय सारणी बनाते समय भी बालक की आयु, मानसिक योग्यता एवं बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। इसी प्रकार से अगला जो मानव विकास के अध्ययन का महत्व है वो सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक है। सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक होता है। सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में मानव विकास के अध्ययन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गुड रेशो का अध्ययन भी मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है। पति पत्नी के आपसी मधुर संबंध मधुर हो, पत्नी को ससुराल पक्ष के साथ किस तरह से समायोजन करना चाहिए, एडजस्टमेंट करनी चाहिए आदि बातों की जो जानकारी है वो बाल विकास के अंतर्गत ही की जाती है। साथ ही बालक के लालन पालन, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी होनी चाहिए, उसकी समुचित जानकारी भी इसके अंतर्गत दी जाती है। इस प्रकार यदि पति पत्नी पढ़ी लिखी है, सुयोग्य, सुसभ्य एवं सुसंस्कृत है तथा वह अपने बालकों को अच्छे संस्कार प्रदान करती है, उन्हें आज्ञाकारी, परोपकारी, सहिष्णु, सहयोगी बनाती है और उसके अंदर निश्चय ही पारिवारिक जीवन है जो वो उसका सुखमय हो जाता है, दिखता है। अतः छात्र छात्राओं को मानव विकास का अध्ययन करना आवश्यक माना जाता है। अगला है राष्ट्र की उन्नति में सहायक। राष्ट्र की उन्नति में सहायक
मानव विकास का अध्ययन है वो राष्ट्र की उन्नति में कहीं ना कहीं सहयोग करता है। इन्हीं पर राष्ट्र का बच्चे हैं, वो हमारे बालक है, वो क्या है, राष्ट्र की अमूल्य निधि है। इन्हीं पर राष्ट्र का भविष्य टिका है। यदि बालक चरित्रवान, आज्ञापालक होगा, कर्मठ होगा, शिक्षित, योग्य, कुशल एवं ईमानदार है और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करता है, तो वह तत्परता से करते हैं तो निश्चय ही राष्ट्र प्रगति करता है। मानव विकास के अंतर्गत बालकों की सृजनशीलता, कल्पना शक्ति, भाषा शक्ति, बौद्धिक विकास, शारीरिक व मानसिक विकास, व्यक्तित्व विकास आदि पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। सुंदर गुणों से विभूषित व कर्तव्यनिष्ठ बालक ही देश को प्रगति के शिखर पर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम मानव विकास का अध्ययन करते हैं तो हमारे राष्ट्र की उन्नति में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। अगला जो हो जाएगा हमारा पॉइंट होगा वो होगा स्वस्थ वातावरण के निर्माण में उपयोगी। उपयोगी होता है मानव विकास का अध्ययन। मानव विकास के अध्ययन से स्वस्थ वातावरण के निर्माण में अहम भूमिका होती है, क्योंकि बालकों के सर्वांगीण विकास में स्वस्थ वातावरण का होना सबसे आवश्यक होता है। दूषित गंदे वातावरण में बालक का विकास होना तो दूर, उनका जीना भी मुश्किल हो जाता है। जिस घर या परिवार का बालक कलुषित होता है वहाँ बालकों का सुंदर ढंग से विकास नहीं हो पाता है। बालक हीन भावना एवं कुंठा के शिकार हो जाते हैं, उनसे ग्रस्त हो जाते हैं। कई बालक आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं उनके अंदर लिप्त हो जाते हैं, जैसे कि गांजा है, भांग है, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करने लग जाते हैं। इसलिए वर्तमान में यह अनुभव किया जाने लगा है कि बालक के स्वस्थ व सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहले स्वस्थ वातावरण का होना नितांत आवश्यक है। जब तक उसको स्वस्थ वातावरण नहीं मिलेगा तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर, सबसे पहले बच्चे को स्वस्थ वातावरण प्रोवाइड करवाना है या उसको देना है। अगला मानव विकास का अध्ययन का महत्व है वो है न्याय क्षेत्र में उपयोगी। इसमें आ जाएगा न्याय क्षेत्र में उपयोगी। मानव विकास का जो अध्ययन जो करते हैं वो न्याय के क्षेत्र में उपयोगी होता है। मानव विकास का किस प्रकार से होता है? पहले बालक जब भी कोई अपराध करता था, चोरी डकैती अथवा चेन स्नैचिंग जैसा जिसमें लिप्त रहता था, तो पकड़े जाने पर उसे कठोर कारावास की सजा दी जाती थी। उसे बड़े बड़े गुंडे व अपराधियों के बीच ही जेल में रखा जाता था। परिणाम स्वरूप क्या होता था? जब बालक जेल की सजा काटकर बाहर निकलता था तब तक वह खुखार व वांछित अपराधी बन जाता था, क्योंकि वो अपराधियों के बीच में रहता था। जैसा माहौल उसको वहाँ मिलता था वैसा ही वो बन जाता था। इसलिए अब यह धारणा बदल गई है कि बालकों को दंड देकर नहीं अपितु सुधारात्मक उपायों
से ही उनको सुधारा जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य में बाल सुधार गृहों का निर्माण करवाया, उनकी स्थापना करवाई। इन गृहों में अपराधी बालकों व किशोरों को रखा जाता है तथा उन्हें सुधारने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। हर संभव जो सुविधाएं होती हैं उनको दी जाती है। उनको कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और जब बाहर वो निकले तो एक अच्छे और सभ्य नागरिक बने। अगला और अंतिम जो हमारा मानव जीवन के अध्ययन के महत्व का जो पॉइंट है वो है बालक के संबंध में पूर्वानुमान लगाने में सहायक। बालक की लंबाई, चौड़ाई, भार, बुद्धि, मानसिक योग्यता, बौद्धिक क्षमता, बोलने चालने का ढंग आदि को देखकर आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि बालक का विकास आयु के विभिन्न स्तरों पर गति से होता है तो कहा जा सकता है कि बालक कुशाग्र बुद्धि का होगा। यदि बालक का विकास सामान्य ढंग से होता है तो कहा जा सकता है कि बालक सामान्य बुद्धि का होगा। परंतु यदि बालक का विकास अत्यंत ही मंद गति के होता है तो वह पूर्वानुमान लगाया जाता है कि बालक मंद बुद्धि का होगा। ऊँट के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। यहाँ यह कहावत है वो 100% चरितार्थ होते हुए दिखती है। यहाँ पर वो ठीक लगती है। तो यहीं पर हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मानव विकास के बारे में पढ़ा, बाल विकास और मानव विकास में क्या अंतर होता है और मानव विकास का जो अध्ययन करते हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम अध्ययन क्यों करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। अब एक नया टॉपिक आज का जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। मानव विकास में वृद्धि और विकास का क्या होता है, क्या होता है वृद्धि और विकास। अब आप कहेंगे वृद्धि और विकास तो एक ही चीज थी कि वृद्धि और विकास, बढ़ना हो गया कि बढ़ना है, वृद्धि को भी बढ़ना कहेंगे, विकास को भी बढ़ना ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर वृद्धि और विकास का मतलब अलग अलग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ को वृद्धि कहेंगे, डेवलपमेंट विकास होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले जो वृद्धि एवं विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के सभी सजीव जो प्राणी होते हैं उनमें पाई जाती है, चाहे वो अति सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव यानी कि अमीबा हो या अथवा एक विशालकाय हाथी हो, सभी में क्या है वृद्धि और विकास होता है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, समुद्री जीव जंतु जो भी होते हैं, मनुष्यों में सभी में वृद्धि और विकास पाया जाता है। इनकी प्रक्रिया है वो सभी के अंदर पाई जाती है। किसी भी प्राणी के भीतर विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ गर्भाधान के बाद ही हो जाता है, यानी उनकी वृद्धि का जो कार्य है, विकास का जो कार्य है वो कहाँ पर हो जाता है, वो उसके गर्भ धारण करने के साथ ही हो जाता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अविराम गति से वह चलता रहता है। हाँ, विकास के इस क्रम में उतार चढ़ाव हैं वो आते ही रहते हैं, वो अवश्य ही आते हैं। कभी विकास की गति धीमी हो जाती है तो कभी क्या होती है, बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। मानव जाति में विकास की गति तीव्र होती है और प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में क्या होती है, कहाँ पर होती है, शैशवावस्था और जो बाल्यावस्था होती है उसमें आप देखते हैं विकास की गति
तेजी से होती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था एवं जो हमारी वृद्धावस्था होती है उनमें विकास की गति है वो मंद पड़ जाती है। इस प्रकार से अर्थात जीवन के प्रारंभिक अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है तो उत्तरार्ध में मंद होती है, परंतु वृद्धि की दर है वो गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक तीव्र होती है और युवावस्था प्राप्त होने के बाद वो रुक जाती है। अर्थात वयस्क अवस्था या परिपक्व अवस्था के बाद व्यक्ति की वृद्धि वो शून्य हो जाती है। सामान्यतः वृद्धि एवं विकास को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है और वृद्धि के स्थान पर विकास तथा विकास के स्थान पर वृद्धि का उपयोग किया जाता है। कई बार होता है कि वृद्धि को विकास कहा जाता है और विकास को वृद्धि कहा जाता है, लेकिन इन दोनों में संकलाओं में इनका जो कंसेप्ट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। यद्यपि दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया होती है, वृद्धि जहाँ मात्रात्मक परिवर्तनों यानी क्वांटिटेटिव चेंज को दर्शाता है, वहीं विकास है वो क्वालिटेटिव जो होती है परिवर्तन उनको दर्शाता है। यानी वृद्धि जहाँ मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है, वहीं विकास है वो किसको दर्शाता है, जैसे कि वृद्धि में शरीर का वजन, उसका आकार, उसकी लंबाई एवं अन्य संरचनाओं में वृद्धि होती है। अर्थात उनमें विकास होता है, जैसे लंबाई बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है, तो ये क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। वहीं विकास गुणात्मक परिवर्तनों को इंगित करता है, यानी क्वालिटेटिव चेंज को दर्शाता है। क्वालिटेटिव जो चेंज होते हैं उनको वो दर्शाता है। इनमें न केवल शारीरिक परिवर्तन वृद्धि ही सम्मिलित होती है, जो गर्भकाल से लेकर जीवन पर्यंत तक व्यक्ति में प्रकट होते रहते हैं। ये परिवर्तन शरीर की कोशिकाओं से लेकर उत्तक, अंतःस्रावी ग्रंथियों, मस्तिष्क कोशों, मांसपेशियों, रासायनिक घटकों के निरंतर प्रतिस्थापन एवं बदलाव के रूप में होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें, व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, कर्मिक जो परिवर्तन होते हैं, यानी सीक्वेंस में जो परिवर्तन चलते रहते हैं, वो क्या कहलाता है, वो विकास कहलाते हैं। यानी कहें वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में कौन से परिवर्तन होते हैं, इसमें होते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। परिवर्तनों को दर्शाता है, जैसे क्या होती है, लंबाई हो गई शरीर की, आकार हो गया, वजन इत्यादि। वही विकास किसको कहेंगे हम, विकास कहेंगे गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन में आ जाएगा जैसे कि उनका संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास इत्यादि। ये क्या आ जाएंगे हमारे, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वृद्धि किसे कहते हैं और विकास है किसे कहते हैं। सबसे पहले ये आपकी कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि वृद्धि किसे कहेंगे, विकास क्या किसे कहेंगे, इनमें अंतर क्या है। तो आपको अगर 2 नंबर में आ जाता है तो आपको कहना है कि वृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत उसकी लंबाई, उसका आकार और उसका वजन बढ़ना आता है। वहीं अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास किसको दर्शाता है, गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे कि संवेगात्मक विकास हो जाएंगे और मानसिक विकास हो जाएंगे और शारीरिक विकास हो जाएंगे। उपरोक्त जो भी विवेचन है, हमने जो भी बताया है, उससे स्पष्ट होता है कि वृद्धि एवं विकास में व्यापक अंतर पाया जाता है, परंतु इन अंतरों को अलग अलग करके नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही प्रक्रियाएं
साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। ये नहीं है कि भाई शरीर के अंदर वृद्धि ही आवश्यक है, विकास की आवश्यकता नहीं है, या ये कहें कि विकास हो रहा है वृद्धि नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन क्या है, ये दोनों ही प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। शारीरिक अंगों, यदि शारीरिक अंगों संरचनाओं में वृद्धि नहीं होगी तो इनका विकास भी नहीं होता है। जब शारीरिक अंगों संरचनाओं में वृद्धि होती है तभी उनके कार्यों में विकास होता है। इस प्रकार से वृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या कहेंगे? बाल विकास को समझने के लिए वृद्धि एवं विकास को जानना अति आवश्यक होता है। वृद्धि का सामान्य अर्थ जो होता है वो कहलाता है बढ़ना या फैलना, परंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर इनको कहा जाए तो वृद्धि का जो तात्पर्य होगा वो उनका संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तनों से है, जो एक व्यक्ति में परिपक्वता के दौरान चलने वाली क्रम से होती है, अर्थात जिनमें जैसे कि व्यक्ति की लंबाई, आकार और वजन में वृद्धि है वो कहा जाता है। वृद्धि होती है, अभी आपको बताया, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। देख सकते हैं या नहीं देख सकते? जैसे किसी की वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, किसी की लंबाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, और ये हम देख सकते हैं। तथा जैसे कि बच्चा होता है, पहले वो छोटा होता है तो इंचीज़ में, फिर सेंटीमीटर में, फिर उसका ग्राम किलोग्राम में उसको मापा जाता है। जन्म के समय एक नन्हा सा बालक होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 17 से 18 इंच तक की उसकी सामान्य लंबाई होती है, तथा जैसे जैसे उसका वजन 3.5 किलो के आसपास होता है तो उसकी लंबाई और उसका वजन कितना हो जाता है? अगर उसकी लंबाई की बात करते हैं 17 से 18 इंच होती है, लेकिन उसका वजन कितना होता है? 3.5 किलो के, 3 से 3.5 किलो तक उसका वजन होता है। यही बालक जब 18 वर्ष का हो जाता है तो आप देखते हैं कि उसकी लंबाई है वो 5 फुट 6 फुट तक, 5.5 फुट तक उसकी हाइट बढ़ जाती है, और फिर इसका वजन की अगर बात करें तो 60 किलो 70 किलो तक उसका वजन बढ़ जाता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारी वृद्धि कहलाती है। और विकास किसको कहेंगे? अब क्या है कि इस प्रकार उसके शारीरिक संरचनाओं में जो व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है, मगर यह भी ध्यान रखें कि वृद्धि न केवल मनुष्यों में बल्कि सभी प्राणियों में होती है। निश्चित अवधि तक होती है, एक लिमिट होती है, वहीं तक क्या होती है? उनकी वृद्धि होती है। एक समय तक उनकी वृद्धि होती है, बाद में उनकी वृद्धि होती है वो रुक जाती है। आप जनरली देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी वृद्धि होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी वृद्धि जल्दी होती है, ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे वो किशोरावस्था तक आ जाते हैं तो उनकी वृद्धि है वो रुक जाती है। तो क्या चलता है? उनका विकास चलता रहता है। विकास की भांति चलने वाली निरंतर प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि जो है वो विकास की भांति लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास है वो कहाँ से? वो जन्म से लेकर गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, जबकि वृद्धि जो होती है वो गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक चलती है, उसके बाद वो रुक जाती है। लेकिन जो हमारा विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। तो एक अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, इसमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होगा, तो आपके पॉइंट्स बना बना के लिख दोगे कि वृद्धि इसको कहते हैं, विकास इसको कहते हैं, और इसमें हमारा वजन और आकार ये बढ़ा हुआ होता है, इसमें संवेगात्मक और मानसिक और शारीरिक विकास होते हैं। वृद्धि है वो गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक होती है, और विकास है वो गर्भाधान से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक क्या है उसका चलता रहता है विकास का कार्य। तो इस प्रकार से हमारी क्या कहेंगे, इसमें वृद्धि और विकास को कहेंगे। अगर इसमें वृद्धि और विकास के बारे में और पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो हम कहते हैं कि वृद्धि जो होती है वो मूर्त होती है, इसे देख सकते हैं, और विकास होता है वो अमूर्त होता है। मूर्त किसे कहेंगे? जिनको हम देख सकते हैं वो क्या कहलाएगा? मूर्त कहलाएगा। अमूर्त किसे कहते हैं? जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? अमूर्त कहलाता है। तो वृद्धि जो होती है वो मूर्त होती है, यानी हम उसको देख सकते हैं, जैसे वजन बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है तो हम उसको देख सकते हैं।
लेकिन विकास है, विकास को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको आभास कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी बच्चा है मानसिक रूप से वो बीमार है, तो हम उसको देखते, कार्य करते हुए देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ शायद लग तो रहा है कि इसका क्या है, सही प्रकार से विकास नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी बुद्धि मंद लग रही है, ये सही से कार्य नहीं कर रहा है, या सही से इसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, तो वो क्या कहलाता है, उससे हम आभास करते हैं कि इसका विकास अच्छे ढंग से नहीं हुआ। वहीं अगर आप देखते हो कि हाइट नहीं बढ़ी, बिल्कुल वेट कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा भार है उसका, तो हम कहेंगे कि इसका तो क्या है, इसकी वृद्धि नहीं हुई, हाइट में कम रह गया, या इसका विकास वो नहीं हुआ है, भार कम रह गया है तो भी इसकी वृद्धि नहीं हुई है। वृद्धि जो होती है वो मापनीय होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन परिमाणात्मक होते हैं। आकार, वजन, लंबाई आदि को मापा जा सकता है। विकास अमापनीय होते हैं, क्योंकि हम इनको माप नहीं सकते हैं। हाँ, इसका अनुभव किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम इनका अनुभव कर सकते हैं। वृद्धि में परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं, चाहे वे बाह्य अंग हो अथवा आंतरिक अंग हो। और विकास में क्या होता है, विकास व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है, और जबकि विकास का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। वृद्धि की संकल्पना संकीर्ण है एवं भ्रूणावस्था से प्रारंभ होती है तथा परिपक्वावस्था प्राप्त करते करते तक रुक जाती है। विकास की संकल्पना विस्तृत है, क्योंकि भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक ये विकास की जो है वो चलती रहती है प्रोसेस। वृद्धि विकास का ही एक घटक है, जो शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न अवस्थाओं के दौरान एक निश्चित गति से होती है। एक निश्चित अवधि के बाद वृद्धि रुक जाती है। वहीं विकास की बात करें तो विकास की प्रक्रिया एक निश्चित अवधि पर व सीमा तक साथ साथ चलती रहती है। वह एक निश्चित अवधि के बाद इनका जो साहचर्य है वो टूट जाता है, यानी अलग अलग हो जाते हैं, वृद्धि रुक जाती है और विकास चलता रहता है। वृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद ही होता है, और विकास वृद्धि से पहले शुरू होता है तथा जीवन पर्यंत तक ये चलता रहता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन है वो रचनात्मक तो होते ही हैं, साथ साथ में ये विनाशात्मक होते हैं, दोनों ही होते हैं। जीवन के प्रारंभिक अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक कहलाते हैं, लेकिन किशोरावस्था के बाद वयस्क अवस्था आ जाती है, उसके बाद जो परिवर्तन होते हैं वो विनाशात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। विनाश की तरफ, जैसे कि एज बढ़ जाती है, हमारे अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे उनका जैसे कि आंखों की रोशनी है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये क्या होता है, विनाशात्मक परिवर्तन ही कहलाते हैं। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं, अपितु विकास एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें सीखना एवं परिपक्वता दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा अंगों में वृद्धि होती है। विकास के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। यह परिपक्वता की ओर व्यवस्थित, समनुगत एवं क्रमित परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। कोशिका विभाजन द्वारा अंगों में वृद्धि होती है। विकास के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। विकास का क्रम व्यक्ति को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक वृद्धि की गति जो होती है वो तीव्र होती है, तत्पश्चात वृद्धि की गति है वो धीमी होती जाती है, और 18 से 20 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते वृद्धि है वो रुक जाती है। गर्भकालीन अवस्था में विकास सबसे तीव्र गति से होता है, और इसके बाद उसकी गति है वो धीमी हो जाती है। परिपक्व अवस्था के बाद विकास की गति है वो मंद पड़ जाती है। वृद्धि में
संरचना में परिवर्तनों का बोध होता है और विकास से अंगों के फंक्शंस जो होते हैं उसके प्रकारों का जो परिवर्तन होता है उनका बोध होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने पढ़ा कि वृद्धि और सबसे पहले हमने किया कि मानव विकास के अध्ययन का महत्व क्या क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स हमने किए। फिर उसके बाद में हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया जो था वृद्धि और विकास, कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन जरूर ही बनता है, चाहे वो 2 नंबर में हो, चाहे आपसे पूछ लिया जाए कि वृद्धि किसे कहते हैं, चाहे आपसे पूछ लिया जाए विकास किसे कहते हैं, या फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये बन जाता है। या फिर बन जाएगा आपका कि हमारा ये जो है आपको महत्व बताया भी कि महत्व मानव विकास का अध्ययन जो करते हैं उसका क्या महत्व है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। तो ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।